हम देखते हैं राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का विकास कैसे हुआ? तो राजनीतिक भूगोल का विकास विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन इमैनुअल कांट द्वारा किया गया। क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय फ्रेडरिक रेडजेल को जाता है, इसीलिए इनको राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, राजनीतिक भूगोल, 1897 में। एंथ्रोपोजोग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कार्ल सावर को भी राजनीतिक भूगोल में माना जाता है। जैसे राजनीतिक भूगोल को इन्होंने भूगोल द्वारा गोद लिया हुआ बच्चा कहा है। कार्ल सावर का कथन पूछा जाता है इसी वजह से कि राजनीतिक भूगोल को इन्होंने क्या कहा, तो राजनीतिक भूगोल को भूगोल द्वारा गोद लिया हुआ बच्चा बताया है। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन उपागम, राजनीतिक भूगोल के अध्ययन उपागम जैसे राजनीतिक पर्यावरण उपागम और शक्ति विश्लेषण उपागम कार्ल रेटर द्वारा दिए गए। राजनीतिक भूगोल का आकारिकी या संरचनात्मक उपागम और राजनीतिक भूगोल का कार्यात्मक उपागम रिचर्ड हार्टशॉन द्वारा दिया गया। तो 4 उपागम हो गए, पर्यावरण उपागम और शक्ति विश्लेषण उपागम कार्ल रेटर द्वारा, और आकारिकी उपागम यानी संरचनात्मक उपागम और कार्यात्मक उपागम रिचर्ड हार्टशॉन द्वारा दिए गए। राजनीतिक भूगोल से संबंधित विचारधाराएं, राज्य की जैविक विचारधारा रेडजेल से संबंधित है, रेडजेल ने दिए। रेडजेल डार्विन के जीव विकासवाद से प्रभावित थे। राज्य को ये जैविक राज्य के रूप में मानते हैं। शब्द दिया इन्होंने लेबेंसरम, और इन्होंने कहा कि राज्य एक जीव है जो स्थान के लिए निरंतर संघर्षरत रहता है। तो यही हमारी हो गई राज्य की जैविक विचारधारा। किन्होंने दी? तो रेडजेल ने। अगली है राजनीतिक भूदृश्य की विचारधारा, ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई। राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा, पारिस्थितिकी विचारधारा यूएसए द्वारा दी गई। भूदृश्य की विचारधारा तो फ्रांस द्वारा, और पारिस्थितिकी की विचारधारा यूएसए द्वारा। यूएसए के भूगोलवेत्ता और फ्रांस के भूगोलवेत्ता। भूदृश्य फ्रांस के भूगोलवेत्ता, पारिस्थितिकी यूएसए के भूगोलवेत्ता। अगला आता है भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक विचारधारा। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूडोल्फ केजलिन स्वीडिश भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने किया। और विचारधारा का विकास कार्ल हाउसहोफर जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने किया। कार्ल हाउसहोफर एक भूगोलवेत्ता के साथ साथ सैन्य अधिकारी भी थे। 1924 में कार्ल हाउसहोफर ने भू राजनीति से संबंधित पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका नाम था जी स्क्रिप्ट फॉर जियोपॉलिटिक। हाउसहोफर पर रेडजेल, केजलेन, मैकिंडर आदि का प्रभाव रहा। ये राष्ट्रवादी थे, अपने विचारों को पूर्णतया जर्मनी पर केंद्रित रखते थे। राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति से संबंध इन्होंने ही जोड़ा था। अब 2 शब्द आए थे, भू राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा। तो भू राजनीतिक विचारधारा ये विस्तारवादी विचारधारा है, और संकुचित विचार सोच है, संकुचित विचारधारा है। भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से करते हुए युद्ध आदि की रणनीति, ये भू राजनीतिक विचारधारा है। लेकिन राजनीतिक भूगोल की विचारधारा ये क्रमिक विकास की विचारधारा है, विस्तृत और व्यापक विचारधारा है। यह आपसी समझौते, रणनीति आदि के संबंध में उल्लेख करती है। एक क्वेश्चन है जिसे इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान करना हमें। राजनीतिक भूगोल के विकास क्रम का अध्ययन हम 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: वातावरण संबंधों का अध्ययन, राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन और राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन। विभिन्न भूसामरिक विचार एवं विद्वान थेयर महान ये कहते हैं कि समुद्री शक्ति भूसामरिक विचारधारा है। स्थल शक्ति विचारधारा मैकिंडर ने दी। रिमलैंड की विचारधारा स्पाइकमैन ने दी। वायु शक्ति की विचारधारा सेवेरकी ने दी, वायु शक्ति सेवेरकी। और जियो स्ट्रेटजिक मॉडल ये कोहेन द्वारा दिया गया। समुद्र शक्ति महान द्वारा और स्थल शक्ति मैकिंडर द्वारा, रिमलैंड स्पाइकमैन द्वारा। और एक शब्द है वास स्थान, प्रशासनिक इकाई, ये रेडजेल द्वारा राजनीतिक भूगोल में प्रयोग किया गया।
अब हम देखते हैं मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत। मैकिंडर वैसे ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी थी। नौसेना की शक्ति के आधार पर इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी थी। 1904 में प्रथम बार विचार रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सम्मुख शोध पत्र में प्रस्तुत किया था, जिसका शीर्षक था द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भौगोलिक धुरी, जिसमें इन्होंने 3 क्षेत्र बताए थे। धुरी क्षेत्र, आधार क्षेत्र, इसी को इन्होंने पिवोट एरिया या हार्टलैंड थ्योरी का हार्टलैंड शब्द दिया था। उसके बाद आता आंतरिक या सीमावर्तीय अर्धचंद्राकार क्षेत्र। इसमें इन्होंने यूरेशिया के स्कैंडिनेविया से मंचूरिया तक, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, भारत, चीन, पूर्वी और पश्चिमी एशिया के कुछ देश। उसके बाद आता है बाह्य द्वीपीय अर्धचंद्राकार वृत्ताकार क्षेत्र। इसको इन्होंने समुद्री ताकतें माना है। इनमें आएगा ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इनको इन्होंने समुद्री ताकतें माना है। 1919 में पहली बार इसमें संशोधन किया और पुस्तक लिखी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। इसमें इन्होंने हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया। हृदय स्थल हार्टलैंड, ये आधार धुरी क्षेत्र प्लस डेन्यूब नदी वाला क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया, इन सभी को इन्होंने हार्टलैंड में सम्मिलित किया। और इस क्षेत्र में इन्होंने बताया कि जल शक्ति का प्रवेश संभव नहीं है। अगर आक्रमण भी होगा तो केवल पूर्वी यूरोप से ही हो सकता है। इसीलिए इन्होंने हृदय स्थल इसको कहा है। और एक कथन इन्होंने दिया है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, जहाँ से आक्रमण हो सकता है, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वे हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। जो हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है वे विश्व द्वीप पर शासन करता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वे विश्व को नियंत्रण में रखता है। और विश्व द्वीप की संज्ञा में इन्होंने कहा कि आंतरिक और सीमावर्ती अर्धवृत्त क्षेत्र, जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर कुल जनसंख्या का 7/8 भाग बताया इन्होंने। 8 में से 7 भाग की कुल जनसंख्या यही निवास करती है। 1943 में इन्होंने फिर से संशोधन किया और प्रपत्र लिखा द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द रेस। 1904 में इन्होंने द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, और 1919 में डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, और 1943 में द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ पीस। हार्टलैंड की सीमाओं में इन्होंने इसमें परिवर्तन किया और लीना क्षेत्र को इन्होंने यहाँ से पृथक किया और कहा कि ये हार्टलैंड का ही सबसे सुरक्षित क्षेत्र है, इसके अलावा से ये सुरक्षित नहीं है। उसके बाद इन्होंने मिडलैंड मध्य क्षेत्र बेसिन का विचार दिया। इसमें उत्तर अटलांटिक, पूर्वी यूएसए और पूर्वी पश्चिमी यूरोप इसमें सम्मिलित किया, और इसी को इन्होंने विश्व का भविष्य बताया। मिडलैंड बेसिन को उत्तर अटलांटिक क्षेत्र और पूर्वी यूएसए और पश्चिमी यूरोप। मैकिंडर ने मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया था। अन्य शब्द जैसे हार्टलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फेयरग्रीव ने किया। हार्टलैंड से संबंधित विचार ओसोन और मैनिंग ने भी दिए। रिमलैंड परिधीय सिद्धांत ये स्पाइकमैन ने अपनी पुस्तक शांति का भूगोल में दिया। ज्योग्राफी ऑफ पीस में वायु शक्ति का सिद्धांत शेवेरकिन ने दिया। समुद्र शक्ति का सिद्धांत टी महान ने दिया, और भूसामरिकता प्रदेश कोहेन ने बताया। अब हम देखते हैं क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। इस सिद्धांत का विकास स्टेफन बी जोन्स द्वारा किया गया, जिसे 1954 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया। इस सिद्धांत में 3 भूगोलवेत्ताओं के विचारों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। 3 भूगोलवेत्ता डी विटलसी, रिचर्ड हार्टसॉन और गॉटमैन। विटलसी ने ऐतिहासिक विकास की संकल्पना दी, राज्य के ऐतिहासिक विकास की, और रिचर्ड हार्टसॉन ने क्षेत्रीय स्वरूप संकल्पना का विचार दिया, और गॉटमैन ने कार्यात्मक संबंध का विचार दिया था। इन तीनों का संयुक्त रूप में क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत दिया स्टीफन बी जोन्स ने। इन विचारों
को संयुक्त रूप से क्षेत्र एकरूपता के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे विचार क्षेत्र श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो श्रृंखला बताई है, इस श्रृंखला का तात्पर्य लोहे की चेन से नहीं बल्कि झील या नदी बेसिन की तली से है। इसमें क्षेत्र एकरूपता में इन्होंने राज्य के विकास के 5 सोपान बताए। 5 सोपान हैं: राजनीतिक विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र और राजनीतिक राज्य। राजनीतिक विचार आएगा, निर्णय होगा, गति होगी और क्षेत्र डिसाइड होगा और उसके बाद राजनीतिक राज्य डेवलप हो जाएगा। तो इन्होंने इजराइल राज्य के गठन के आधार पर बताया कि राजनीतिक विचार, यहूदी धर्म के लोगों में अलग राज्य बनाने का विचार आया। उसके बाद निर्णय हुआ, वेलफेयर घोषणा पत्र के माध्यम से। गति, विश्व में स्थानांतरण और प्रवास होने लगा। और क्षेत्र, पश्चिमी एशिया में इजराइल भूमि का क्षेत्र डिसाइड हुआ। राजनीतिक राज्य बना इजराइल देश 1948 में। एच.एम. सक्सेना ने इसी सिद्धांत के आधार पर बांग्लादेश के निर्माण को समझाया था। तो राजनीतिक विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र और राज्य क्षेत्र। राजनीतिक विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इसके बाद हम देखते हैं सीमा, सीमांत और बफर क्षेत्र। ये क्या है? तो अब हम देखते हैं सीमा, सीमांत और बफर क्षेत्र। सीमाएं, बाउंड्रीज, बाउंड शब्द से बना है। बाउंड का अर्थ है बांधना या सीमित करना। सीमा निर्धारण की या विकास की प्रमुख अवस्थाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा बताई गई, जैसे लेप्रेडली के अनुसार 3 सोपान बताए: योजना, निर्माण और निर्णय लागू करना। लेप्रेडली ने 3 बताए हैं: योजना, निर्णय और निर्णय को लागू करना। प्रोफेसर जोन्स ने 4 सोपान बताए: निश्चय यानी नियतन, निर्धारण यानी परिसीमन, अंकन यानी सीमांकन और फिर बाद में आता है प्रशासन। सामान्यतः 3 सोपान माने जाते हैं: निश्चय, अलोकेशन, क्षेत्रीय विभाजन तथा उसके आधार की पूर्ण व्याख्या करना। निर्धारण, डिलिमिटेशन, प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की अत्यधिक महत्ता। संधि समझौते, लिखित व मौखिक परिभाषित। अंकन, डिमार्केशन, वर्णित सीमा का वास्तविक रूप से अंकन करना, स्तंभ या कांटेदार तार लगाकर। सीमाओं का वर्गीकरण, सीमाओं का वर्गीकरण को 2 भागों में बांट सकते हैं: आकारिकी या रचना संबंधी वर्गीकरण और जननिक या आनुवंशिक वर्गीकरण। आनुवंशिक वर्गीकरण पे आपको पता है सीमाओं पर वर्गीकरण हार्टशॉन ने कार्य किया था। आकारिकी या रचना संबंधी वर्गीकरण को फिर से हम 3 भागों में बांट सकते हैं: भूआकृतिक सीमाएं, ज्यामितीय सीमाएं और प्रजातीय सीमाएं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आकारिकी या रचना संबंधी सीमाएं, जिसमें भूआकृतिक सीमाएं। भूआकृतिक सीमाओं में जैसे पर्वतीय सीमाएं, पर्वतीय सीमाओं जैसे पिनेरीज फ्रांस और स्पेन के मध्य, आल्प्स फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य और स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य, एंडीज चिली और अर्जेंटीना के बीच, पिनेरीज फ्रांस और स्पेन के बीच, आल्प्स फ्रांस स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड इटली। उसके बाद नदी सीमा के आधार पर रायो ग्रांडे नदी यूएसए और मेक्सिको के बीच, आमूर रूस और चीन के बीच सीमा, जेम्बेजी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य, लिम्पापो दक्षिण अफ्रीका व बोत्सवाना के मध्य। झील सीमा, महान झील यूएसए व कनाडा के बीच बनाते हैं, सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो, ये 4 जिले सीमा बनाती है। इसमें मिशिगन नहीं आएगी क्योंकि मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए में है। तो सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो। विक्टोरिया झील सीमा बनाती है केन्या, तंजानिया, युगांडा के मध्य। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया के मध्य। प्रजातीय या भौगोलिक सीमाएं, जो जाति, भाषा, धर्म या सांस्कृतिक वातावरण के आधार पर डिसाइड होती है, वे प्रजातीय या भौगोलिक सीमाएं होती हैं। जैसे धर्म के आधार पर भारत पाक की सीमा, अरब व इजराइल के मध्य सीमा, ये भी धर्म के आधार पर। भारतीय राज्यों की सीमाएं निर्धारण भाषा के आधार पर। कांगो के 20 राज्यों की सीमा का निर्धारण जाति के आधार पर किया गया।
ज्यामितीय सीमाएं, ज्यामितीय सीमाएं होती हैं जैसे अक्षांश, देशांतर या किसी नदी पर्वत से समान दूरी के आधार पर, या तो अक्षांश के आधार पर या देशांतर के आधार पर, या कोई नदी है, पर्वत है, उसके समानांतर दूरी के आधार पर डिसाइड हो जाए, ये ज्यामितीय सीमाएं होती हैं। जैसे 49 डिग्री यानी 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ये यूएसए और कनाडा के मध्य, ये कहाँ पर है, तो ये यूएसए और कनाडा के मध्य ये अक्षांश 49 डिग्री अक्षांश। 38 डिग्री अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, और 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये अलास्का वाला क्षेत्र और कनाडा के मध्य हैं 141 डिग्री देशांतर। इसके बाद आता है आनुवांशिकी वर्गीकरण। आनुवांशिकी वर्गीकरण का प्रयास रिचर्ड हार्टसॉन ने किया था। विश्व में नदी प्रणाली के अनुसार सांस्कृतिक वातावरण को आधार मानते हुए सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण रिचर्ड हार्टसॉन ने किया। ये रिचर्ड हार्टसॉन रहने वाले यूएसए के थे, लेकिन सीमाओं पर कार्य इन्होंने यूरोप में अधिक किया। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व उस समय यूरोप महाद्वीप में सीमा विवादों पर इन्होंने विशेष कार्य किया। यूएसए में रेखात्मक सीमा निर्धारण का कार्य मार्क जेफरसन ने किया। हार्टसॉन के अनुसार सीमाएं 4 प्रकार की होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको हमें विशेष याद रखना है। हार्टसॉन के अनुसार सीमाएं 4 प्रकार की होती है। पूर्ववर्ती सीमाएं, एंटीसीडेंट बाउंड्रीज, ये मानव अधिवास के विकास से पूर्व ही डिसाइड हो जाती है और सांस्कृतिक वातावरण के विकास से पूर्व ही डिसाइड हो जाती है। ये पूर्ववर्ती सीमाएं होती हैं। परवर्ती सीमाएं किसी क्षेत्र में सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के बाद विभिन्न तत्वों जैसे धर्म, भाषा, प्रजाति के आधार पर सीमाएं डिसाइड होती है, तो इसको परवर्ती सीमाएं, सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज कहा जाता है। अध्यारोपित सीमाएं, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज, ये सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के बाद अध्यारोपित होती हैं, परंतु समान सांस्कृतिक क्षेत्र पर थोपी या आरोपित की जाती है। जैसे एक ही संस्कृति के लोग हैं, उनको 2 भागों में बांट देते हैं, ये अध्यारोपित सीमा होती है। अवशेषी सीमाएं, वास्तविक रूप से सीमा नहीं है, परंतु सांस्कृतिक और वातावरण में ये विद्यमान होती हैं कि ये इधर इस संस्कृति के लोग रहते हैं, इधर इस संस्कृति के लोग रहते हैं, ये अवशेषी या अवशिष्ट सीमाएं होती हैं। सीमांत व सीमा में क्या अंतर है? सीमांत एक क्षेत्र है, ये क्षेत्रीय प्रकृति है, ये प्राकृतिक या वास्तविक रूप में होता है सीमांत। लेकिन सीमाएं रेखीय प्रकृति की होती है, काल्पनिक या कृत्रिम होती हैं। सीमांत प्राकृतिक व मानवीय संसाधन विद्यमान होता है सीमांत में। सीमांत क्योंकि एक क्षेत्र है तो उसमें प्राकृतिक या मानवीय संसाधन विद्यमान होगा, जबकि सीमा में कोई न तो कोई प्राकृतिक संसाधन है और न मानव मानव तो फिर भी जैसे जा सकता है उस सीमा के ऊपर, लेकिन इसमें कोई संसाधन विद्यमान नहीं रहता कुल मिला के, नहीं तो प्राकृतिक नहीं मानव। संयुक्त रूप में होती है सीमांत। सीमांत संयुक्तक के रूप में, मतलब जोड़ने वाले के रूप में होती है सीमांत, लेकिन सीमाएं विभाजक के रूप में कार्य करती है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे सीमांत। सीमांत किसी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जो 2 देशों के बीच होता है। ये संयुक्तक के रूप में कार्य करता है, ये एक क्षेत्र होता है, ये प्राकृतिक और वास्तविक रूप से उपलब्ध होता है। इसमें प्राकृतिक और मानवीय संसाधन विद्यमान हो सकते हैं, अर्थात 2 संप्रभु राज्यों के बीच क्षेत्र कटिबंध क्षेत्र ही सीमांत होता है। जैसे इसके अन्य नाम भी होते हैं, जैसे अग्र प्रदेश फोरलैंड, सीमा प्रदेश बॉर्डरलैंड, तटस्थ क्षेत्र न्यूट्रल जोन, मानव रहित क्षेत्र नो मैन्स लैंड, क्योंकि इस क्षेत्र में मानव का निवास नहीं किया जाता है। यह सीमांत क्षेत्र होता है, दोनों देशों के बीच का क्षेत्र होता है। संक्रांति क्षेत्र, इसको ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं। अब इसी राजनीतिक भूगोल से संबंधित एक शब्द है जैसे अंतस्थ राज्य, बफर क्षेत्र या बफर स्टेट। इसे हम देखते हैं, ये 2 शक्तियों के बीच का क्षेत्र होता है, इसको हम बफर क्षेत्र कहते हैं। इसमें हमें कुछ देशों के नाम पूछे जाते हैं और कौन से देशों के बीच हैं ये पूछा जाता है। तो बफर क्षेत्र जैसे नेपाल और भूटान, ये भारत व चीन के बीच का बफर स्टेट है। थाईलैंड औपनिवेशिक काल में फ्रांस व ब्रिटेन के बीच का। उरुग्वे
ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच बफर स्टेट है। पोलैंड रूस व जर्मनी के बीच बफर स्टेट है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया ये चीन तथा जापान व यूएसए के बीच बफर स्टेट का कार्य करते हैं। मंगोलिया मंगोलिया चीन व रूस के मध्य बफर स्टेट का कार्य है। यूक्रेन नाटो सदस्य यूरोप वाले देशों और रूस के बीच बफर स्टेट का कार्य करता है। और अफगानिस्तान यूएसए व रूस के मध्य कैसे? क्योंकि यूएसए पाकिस्तान तक इंटरफेयर करता, बीच में पड़ता अफगानिस्तान और आगे हो जाता है रूस। तो अफगानिस्तान रूस और यूएसए के मध्य बफर स्टेट का कार्य करता है। बेल्जियम जर्मनी और फ्रांस के बीच बफर स्टेट का कार्य। फिर से देख लेते हैं, नेपाल व भूटान भारत व चीन के मध्य। थाईलैंड औपनिवेशिक काल में फ्रांस व ब्रिटेन के मध्य। उरुग्वे ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच बफर स्टेट का कार्य। पोलैंड रूस और जर्मनी के बीच। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया ये चीन, एक तरफ तो हो जाएगा चीन और दूसरी तरफ होगा जापान और यूएसए के मध्य, क्योंकि यूएसए के भी बहुत सारे द्वीप हैं प्रशांत महासागर में, इसीलिए उत्तर कोरिया को चीन, एक तरफ तो चीन को मानते हैं और दूसरी तरफ जापान और यूएसए। मंगोलिया चीन व रूस के मध्य बफर स्टेट का कार्य है। यूक्रेन नाटो सदस्य के देश हैं जितने भी हैं उनके और रूस के बीच बफर स्टेट का कार्य है। अफगानिस्तान यूएसए और रूस के मध्य। बेल्जियम जर्मनी और फ्रांस के मध्य।